स्क्विड गेम के एपिसोड 1 की शुरुआत सियोंग गी-हुन से होती है, जो एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल कर्जे में डूबा हुआ है। जब उसकी माँ उसकी बेटी को उसके बर्थडे पर बाहर लंच कराने के लिए पैसे देती है, वो अपनी बेटी को देने के लिए गिफ्ट के भी पैसे मांगता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी बेटी को एक अच्छा गिफ्ट दे सके। वो और ज़्यादा पैसों के लिए अपनी माँ का ATM कार्ड भी चुराता है। उन पैसों का इस्तेमाल वो जुए में करता है, जिसमें कुछ बेट हारने के बाद वो एक बड़ी बेट जीतता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को एक अच्छे लंच और एक शानदार गिफ्ट देने का वादा करता है। पर तभी लोन शार्क उसे पैसों के साथ देख लेते हैं, जिन्हें देखकर गी-हुन वहां से भागता है और एक लड़की से जा टकरा जाता है। वो दोबारा वहां से भागता है, पर वो लोन शार्क्स उसे एक टॉयलेट में जा पकड़ लेते हैं। गी-हुन को थोड़ा पीटने के बाद उन्हें वो पैसे देने के लिए मान जाता है, पर जब वो जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि उसके पैसे उसके पास नहीं है। तभी उसे याद आता है कि वो एक लड़की से टकराया था और उसी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। पर लोन शार्क्स को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, जिसके बाद वो उसे और मारते हैं। शाम को वो अपनी बेटी से मिलता है और उसे एक रोड साइड लोकल दुकान से खाना खिलाता है। अपनी सिचुएशन से परेशान होकर वो उससे वादा करता है कि वो उसे अगले साल पक्का एक शानदार गिफ्ट लाके देगा। पर उसकी बेटी ये सुन के उदास है, क्योंकि वो इसी साल अपनी माँ और उसके नए पति के साथ कोरिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो रही है। पर वो ये बात गी-हुन को नहीं बताती। गी-हुन अपनी बेटी को उसके घर छोड़ने के बाद वापस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचता है, पर जब वो मेट्रो का वेट कर रहा होता है तो तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक गेम खेलने को बोलता है, जिसमें गी-हुन को अपने कार्ड से उसके कार्ड को पलटाना है और एक बार कार्ड पलटाने के लिए उसे 1 लाख वॉन मिलेंगे। गी-हुन के पूछने पर कि अगर वो हारा तो वो पैसे कैसे देगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो आदमी बोलता है कि जितनी बार वो हारेगा उसे उतनी बार वो आदमी थप्पड़ मारेगा। बहुत से थप्पड़ खाने के बाद वो आखिरकार जितना चालू करता है। जब गी-हुन जाने लगता है तो वो उसे और लालच देता है, पर गी-हुन उसे आगे खेलने से मना कर देता है। तभी वो उसे एक कार्ड देता है और बोलता है कि उसे आगे और भी पैसे जीतने हैं तो उसे इस नंबर पर कॉल करे। घर पर गी-हुन अपनी माँ को पैसे देता है, जिसके बाद उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसने अपनी बेटी को कुछ खिलाया कि नहीं। साथ ही वो उसे बताती है कि क्या उसकी बेटी ने उसे बताया कि वो अमेरिका जा रही है अपने नए पिता के साथ, जिसे सुन के उसे याद आता है कि जब उसने अगले बर्थडे पर उसे एक शानदार गिफ्ट देने की बात की थी तो उसका चेहरा क्यों उदास हो गया था। अपनी बेटी से दूर होने के गम के कारण वो और भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करता है, जिसके बाद वो घर से बाहर सड़क पर निकल जाता है, जहां एक वैन उसे लेने आती है, जिसके अंदर गी-हुन देखता है कि बहुत से लोग सो रहे हैं। जैसे ही वो अंदर बैठता है एक नशीली गैस वैन में भर जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। गी-हुन की आंख एक बहुत बड़े अनजान हॉल में खुलती है, जहां उसके साथ 455 दूसरे प्लेयर्स भी होते हैं। गी-हुन की सबसे पहली मुलाकात गेम में मौजूद सबसे बुरे और गेम के नंबर 1 खिलाड़ी से होती, जबकि गी-हुन का नंबर सबसे लास्ट 456 होता है। सभी प्लेयर्स एक जैसे ट्रैक सूट पहनते हैं और उनकी निगरानी नकाब पहने गार्ड करते हैं। गी-हुन को पता चलता है कि वहां मौजूद सभी खिलाड़ियों पर उसकी तरह बहुत सा कर्जा है। वो उन्हें एक बड़ा सा पिग्गी बैंक भी दिखाते हैं, जिसमें गेम खेलने के बाद पैसा भरा जाएगा। सभी खिलाड़ियों से रूल्स के फॉर्म पर साइन लिए जाते हैं और उनकी फोटो ली जाती है। उसके बाद उन्हें गेम के लिए एक ग्राउंड पर लाया जाता है। गी-हुन की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त सांग-वो से भी होती है। पता चलता है कि सांग-वो स्कूल का टॉपर हुआ करता था और उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और वो अमेरिका बिजनेस के लिए गया हुआ है, जिसके कारण गी-हुन उसे वहां देख के हैरान है। जब सभी ग्राउंड में आ जाते हैं तो उन्हें पहले गेम के रूल्स बताए जाते हैं। पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है, जिसमें उन्हें डॉल के पीछे मुड़कर गाना गाने के समय आगे बढ़ना है और जैसे ही वो उन्हें देखे उन्हें स्टैचू की तरह खड़े रहना है। अगर डॉल को कोई हिलता हुआ दिखाई दिया तो वो उसी समय एलिमिनेट हो जाएगा। गेम चालू होती है और जल्दी ही वो एक घातक मोड़ ले लेता है जब रूल्स को न फॉलो करने वाले खिलाड़ियों को गोली मार दी जाती है, जिसे देख के वहां भगदड़ मच जाती है और सभी भाग रहे खिलाड़ियों को एक एक कर गोली मार दी जाती है। बचे हुए खिलाड़ियों के पास गेम आगे खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। गी-हुन भी सदमे में है, पर सांग-वो उसे थोड़ी हिम्मत देता है और गेम खेलने के लिए बोलता है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। गी-हुन भी गेम खेलने के लिए खड़ा होता है और गेम दोबारा चालू होती है। सभी खिलाड़ी डॉल के गाने की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते हैं, पर हिलने वालों को गोली मार दी जाती है। गी-हुन भी एक मोड़ पर डॉल की नज़र में आ ही जाता है, पर अली नाम का एक दूसरा खिलाड़ी उसे पकड़ लेता है। किसी तरह मौत से डरे हुए खिलाड़ी लाल लाइन को क्रॉस करते हैं और गेम खत्म होने के बाद चैन की सांस लेते हैं। स्क्विड गेम के एपिसोड 2 की शुरुआत में पहले गेम में मरे हुए प्लेयर्स की डेड बॉडीज को ठिकाने लगाते हुए दिखाया जाता है। दूसरी ओर सभी जिंदा बचे हुए खिलाड़ी पहले गेम में हुई मौतों से डरे हुए उसी हॉल में बैठे हुए हैं जहां उन्हें बेहोश करके लाया गया था।
गीहुन, वह मौजूद सांगवू और अली को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है। तभी गार्ड्स वह आते हैं और उन्हें पहले गेम जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करते हुए गेम का रिजल्ट बताते हैं कि 456 प्लेयर्स में से 255 प्लेयर एलिमिनेट हो गए हैं और अब 201 प्लेयर्स बचे हैं, जिसे देखकर बचे हुए डरे हुए प्लेयर्स अपनी जान की भीख मांगते हैं और उन्हें वहां से जाने देने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। पर गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि अगर वो गेम छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एलिमिनेट माना जाएगा और मार दिया जाएगा। पर तभी सांगवू सामने आता है और उन्हें गेम के 3 रूल्स में से एक लास्ट रूल के बारे में बताते हुए बोलता है कि अगर सभी प्लेयर चाहे तो वो आपसी सहमति से गेम को रोक सकते हैं, जिसके लिए सभी को वोट करना होगा, जिसके लिए गार्ड भी मान जाते हैं। पर वो उससे पहले उन्हें पहले गेम के बाद की प्राइज मनी दिखाते हैं और तभी पिंगी बैंक में कैश गिरने लगता है। इतना पैसा देखने के बाद बहुत से लोग का गेम रोकने के अपने फैसले से पीछे हटने का मन कर जाता है। गार्ड उन्हें बताते हैं कि 255 प्लेयर एलिमिनेट होने के बाद पिग्गी बैंक में 255 बिलियन है। अगर वो वोटिंग करके गेम छोड़ने का फैसला कर लेते हैं तो ये पैसा एलिमिनेट हुए हर प्लेयर्स के घर वालों में बांट दिया जाएगा और उन सभी को खाली हाथ जाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि गेम के आखिर में प्राइज मनी 455 बिलियन वोन होगा। सभी को वोटिंग के लिए इकट्ठा किया जाता है और ये फैसला किया जाता है कि सबसे लास्ट नंबर वाला प्लेयर सबसे पहले वोट करेगा, यानी गीहुन जिसका नंबर 456 है सबसे पहले वोट करेगा। गीहुन अपनी जान की परवाह करते हुए गेम ना खेलने के लिए वोट करता है, पर अगली प्लेयर पैसों की ओर देखती है और आगे खेलने के लिए वोट करती है। वोटिंग आगे बढ़ती है और दोनों तरफ वोट बराबर होते हैं। गीहुन ये देख के हैरान है कि वोटिंग का आइडिया देने वाला सांगवू भी आगे खेलने के लिए वोट करता है। आखिर में दोनों तरफ बराबर वोट होते हैं। तब आखिर में बचा बूढ़ा और गेम का नंबर 1 प्लेयर गेम न खेलने के लिए वोट डालता है। सभी खिलाड़ियों को उनके घर छोड़ दिया जाता है और वो सभी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं। सांगवू और अली दोनों को एक ही जगह उतारा जाता है, जिसके बाद दोनों साथ में पहले कुछ खाते हैं और अपने अपने बारे में बताते हैं। सांगवू अली से पूछता है कि वो कहाँ रहता है। अली उसे बताता है कि वो 20 मील दूर एक शहर में रहता है जिसके लिए वो पैदल घर जाएगा। सांगवू उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो बस से घर जा सके और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। गीहुन अपने घर जाने की वजह सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और गेम में जो हुआ सब पुलिस को बताता है। पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन करने से मना कर देते हैं। तभी पुलिस स्टेशन पर एक डिटेक्टिव आता है और गीहुन और पुलिस वालों की बातें सुनता है। गीहुन पुलिस को उनका दिया कार्ड भी दिखाता है जिस पे दिए हुए फ़ोन नंबर पर पुलिस ऑफिसर कॉल करता है, पर वो रॉन्ग नंबर निकलता है, जिसके बाद गीहुन को पुलिस स्टेशन से निकाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन से वो डिटेक्टिव जा रहा होता है, तभी वो गीहुन के दिए कार्ड को ध्यान से देखता है। गीहुन घर पहुंचता है और उसे उसकी मां घर पर नहीं मिलती। वो बाहर जाता है और सांगवू को अपनी मां को छुपके देखते हुए पकड़ता है। सांगवू गीहुन को बताता है कि कैसे वो अपनी मां की जायदाद गिरवी रखकर 60 बिलियन वोन कर्जे में आया, जिसकी वजह से वो अपनी मां से नजरें भी नहीं मिला पा रहा है। तभी गीहुन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उसकी मां डायबिटिक है और उसकी वजह से उसके पैरों के घाव नहीं भर पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद गीहुन की मां हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है क्योंकि उनके पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। गीहुन अपनी मां को रोकने की कोशिश करता है और कसम खाता है कि उसे कुछ भी करना पड़े वो पैसा लाने में अपनी पूरी जान लगा देगा। दूसरी ओर डिटेक्टिव जूनहो अपने लापता भाई के रूम की तलाशी करता है, जहां उसे वही सेम विजिटिंग कार्ड मिलता है। अली अपनी वर्कशॉप पर जाता है और अपने मालिक से उसकी अभी तक की सैलरी देने को बोलता है। उसका मालिक उसे सैलरी देने से मना करता हुआ बहाना बनाता है, जिसके चलते दोनों में हाथापाई हो जाती है और अली गलती से उसके मालिक का हाथ मशीन में डाल देता है और उसके मालिक की जेब से गिरा हुआ लिफाफा उठा के भाग जाता है। अली अपनी बीवी को पैसों का लिफाफा देते हुए बोलता है कि वो अपने बच्चे के साथ पाकिस्तान चली जाए। सांगवू की मां को पुलिस वालों से पता चलता है कि उसका बेटा एक फ्रॉड है। सांगवू को गेम में दोबारा हिस्सा लेने के लिए एक नया विजिटिंग कार्ड आता है। दूसरी ओर गीहुन को एक दुकान के बाहर गेम का वो बुरा नंबर 1 प्लेयर मिलता है, जो उसे बताता है कि वो गेम में दोबारा जाने की सोच रहा है, क्योंकि उसे अंदर और बाहर की दुनिया नरक जैसी लग रही है। बस फर्क ये है कि अंदर उसे ढेर सारे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। गीहुन अपनी मां के इलाज के पैसों के लिए अपनी एक्स वाइफ के पास भी जाता है, पर वो भी उसे पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि वो बोलती है कि पैसे उसके पास नहीं उसके पति के पास होते हैं। उसकी एक्स वाइफ गीहुन को उसके पति के आने से पहले जाने को बोलती ही है कि तभी उसका पति वहां आ जाता है। गीहुन वहां से निकलता है तो उसकी एक्स वाइफ अपने पति को बताती है कि वो यहाँ पैसों के लिए आया था। जब गीहुन नीचे पहुंचता है तो वो उसे रोकता है और गीहुन को पैसे देते हुए बोलता है कि वो अपनी बेटी और उसकी फैमिली से हमेशा के लिए दूर हो जाए, जिससे गुस्सा होकर गीहुन उसको मारता है। जब गीहुन घर जा रहा होता है, डिटेक्टिव गीहुन से मिलता है और उससे उस कार्ड के बारे में पूछता है, पर गीहुन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे भी वही कार्ड मिलता है।
एपिसोड के एंड में हम उन सभी को दोबारा उसी वैन में बैठते हुए देखते हैं, पर इस बार उस वैन का पीछा वो डिटेक्टिव भी करता है। स्क्विड गेम के एपिसोड 3 की शुरुआत डिटेक्टिव के उन वैनों का पीछा करने से होती है जिनमें सभी प्लेयर्स बेहोश पड़े हैं। वो देखता है कि सभी वैनें लाइन लगा के एक शिप पर चढ़ रही है। वो भी एक वैन के नीचे छिप जाता है और शिप में घुसने में कामयाब होता है। वो एक गार्ड को मारने और उसके कब्जे हासिल करने में भी कामयाब होता है। वो गार्ड की बॉडी को पानी में फेंकता है और शिप में घुस के गार्डों में घुल मिल जाता है। दूसरी ओर सभी खिलाड़ियों को दोबारा उसी हाल लाया जाता है। गीहुन वहां गेम के प्लेयर नंबर 1 के बूढ़े प्लेयर से मिलता है और देखता है कि लगभग सभी प्लेयर वापस आ गए हैं। गीहुन देखता है कि सोंगवू और अली भी वापसी आ गए हैं, जिसके बाद वो चारों एक टीम बनाने का फैसला करते हैं। गेम में दूसरी ओर प्लेयर नंबर 101 जंग डेक्सू, जो वहां मौजूद सभी प्लेयर्स में ताकतवर है, वो भी अपनी टीम बनाता है और प्लेयर नंबर 67 कान से बयोक नाम की लड़की को उनमें ज्वाइन होने को बोलता है, पर वो उसकी टीम में नहीं जुड़ती, जैसे मानो कि वो बाहरी दुनिया से उसके धोखेबाज अंदाज को जानती हो और उसकी टीम के लोगों को भी उससे बच के रहने के लिए बोलती है। तभी प्लेयर नंबर 212 वहां आती है और जंग डेक्सू से उसकी टीम में आने को बोलती है, पर वो उसे मना कर देता है। तभी हमें गेम के गार्ड्स को लीड कर रहे फ्रंटमैन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि साथ में गेम पर अपनी नजरें बनाए हुए भी है। दूसरी ओर डिटेक्टिव गार्ड के रूप में अपने रूम को ढूंढने में कामयाब है। वो रूम में गार्ड्स के कुछ रूल्स देखता है और देखता है कि रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है। रात को प्लेयर नंबर 212 बाथरूम करने के लिए जबरदस्ती दरवाजा खुलवाती है, पर उसके साथ प्लेयर नंबर 67 भी जाती है। दोनों जब टॉयलेट में होती है तो प्लेयर नंबर 212 गार्ड से छिपा के लाए सिगरेट पीती है और प्लेयर नंबर 67 एसी डक्ट में घुसकर गार्ड्स को चीनी से कुछ पकाते देखती है। जब वो दोनों वापस हॉल में आती है तो सोंगवू उन दोनों को बातचीत करते हुए सुनता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव कैमरे की तरफ पीट करके अपना खाना खाता है और अपने फोन में वहां की डिटेल्स लिखकर सो जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव सभी गार्ड्स के साथ तैयार है और हॉल में सभी प्लेयर्स को ब्रेकफास्ट करने के बाद अगले गेम के लिए इकट्ठा किया जाता है। गेम में मौजूद एक डॉक्टर को उसके ब्रेकफास्ट की ब्रेड में अगले गेम का नाम पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद गार्डों को कुछ डिब्बे लेके ले जाते हुए दिखाया जाता है। जब प्लेयर्स को गेम के लिए ग्राउंड में ले जाया जाता है तब सोंगवू प्लेयर नंबर 67 को बोलता है कि वो जानता है कि उसने कल गार्डों को कुछ करते हुए देखा है। वो उससे जानने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रहे थे ताकि वो अंदाजा लगा सके कि अगली गेम क्या हो, जिसके बाद वो उसे बताती है कि गार्ड्स चीनी पिघला रहे थे। ग्राउंड में पहुंचकर जब सोंगवू अलग अलग 4 शेप देखता है तो वो अगला गेम क्या है उसका अंदाजा लगा लेता है। गार्ड्स उन्हें एक शेप चुनकर उसके सामने खड़े होने को बोलते हैं। गीहुन सोंगवू से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो सोंगवू उससे झूठ बोलता है कि उसे इस गेम का अंदाजा नहीं है और उन्हें बोलता है कि उन्हें अलग अलग शेप चुननी चाहिए। सोंगवू सबसे आसान ट्रायंगल शेप चुनता है, जबकि अली सर्कल शेप, बूढ़ा स्टार शेप और गीहुन सबसे मुश्किल अम्ब्रेला शेप चुनता है। जैसे ही उन्हें उनके डिब्बे मिल जाते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें क्या करना है, पर गीहुन जब अपना डिब्बा खोलता है तो वो समझ जाता है कि उसके लग गए हैं। गेम चालू होता है और सभी शेप को सुई की मदद से कैंडी से अलग करने में लग जाते हैं। सोंगवू आराम से पर डरा हुआ ट्रायंगल शेप को अलग करता है। अली भी सर्कल को तोड़ना चालू करता है और बूढ़ा प्लेयर भी स्टार को अलग करने में लग जाता है, पर गीहुन डरा हुआ और ध्यान से शेप को काटता है। तभी सबसे पहली अम्ब्रेला कैंडी टूट जाती है और वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है और उसे वही सबके सामने गेम के बीच गोली मार दी जाती है। ग्राउंड में सभी प्लेयर्स के बीच डर का माहौल बन जाता है और लोगों की गलती की सजा उनको एलिमिनेशन की ओर ले जाती है और गार्ड उन्हें गोली मार देते हैं। प्लेयर नंबर 212 सिगरेट जलाने वाले लाइटर का इस्तेमाल करते हुए सुई को गर्म करती है और आसानी से शेप काटती है। डॉक्टर अपनी ट्रायंगल शेप और अली सर्कल शेप काटने में कामयाब होते हैं और सेफ हो जाते हैं। जब डॉक्टर, अली और जीते हुए प्लेयर्स को ले जाया जाता है तो डॉक्टर को उनसे अलग कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद गीहुन देखता है कि सोंगवू भी गेम जीत चुका है और ग्राउंड छोड़ के जा रहा है। टेंशन में गीहुन की नाक से पसीना टपक कर कैंडी पर गिरता है, जिससे कैंडी उस एरिया से हल्की होने लगती है। वो कैंडी को उल्टा करके सूरज की रोशनी में देखता है तो उसे अम्ब्रेला शेप दिखाई देती है। वो उस शेप को पीछे की साइड से चाट कर निकालने का फैसला करता है। जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है प्लेयर भी कम होते जाते हैं, कुछ जीतते हैं तो कुछ हारते हैं। प्लेयर नंबर 212 भी अपनी शेप को सही से निकाल कर गेम जीत जाती है और अपने लाइटर को प्लेयर नंबर 101 को दे देती है। थोड़ी देर में बूढ़ा प्लेयर भी अपनी शेप काटने में कामयाब हो जाता है और प्लेयर नंबर 101 भी जीत के निकल जाता है। पर जैसे ही टाइम खत्म होने वाला होता है गीहुन भी अपनी शेप निकाल लेता है और सेफ हो जाता है। तभी एक आदमी जो अपनी अम्ब्रेला शेप को तोड़ लेता है, डर के मारे एक गार्ड से उसकी गन छीन के दूसरे गार्ड को अपना होस्टेज बना लेता है। जब सभी जीते हुए खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं तब गॉड्स वहां मौजूद सभी हारे हुए खिलाड़ियों को गोली मार देते हैं।
सभी गार्ड्स का फोकस उस खिलाड़ी पर हो जाता है जिसने एक गार्ड को होस्टेज बना रखा था। वो आदमी होस्टेज वाले गार्ड को अपना मास्क उतारने को बोलता है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो देखता है कि वो एक छोटा बच्चा है, जिसे देखकर वो खुद को गोली मार लेता है। तभी वहाँ फ्रंटमैन आता है और उस गार्ड को गोली मार देता है जिसने अपना मास्क उतार दिया था, क्योंकि उसके रूल्स के अनुसार अगर किसी भी गार्ड का चेहरा दिखा तो उसे मरना होगा। एपिसोड के एंड में डिटेक्टिव जो समझ चुका था कि स्क्वायर मास्क वाला गार्ड सर्किल और ट्रायंगल मास्क वाले गार्ड से ऊपर की पोजीशन का है, जिसके चलते वो मरे हुए गार्ड का मास्क चुरा लेता है। स्क्विड गेम के एपिसोड 4 की शुरुआत सभी प्लेयर्स को दोबारा हॉल में ले जाने से होती है, पर वो डॉक्टर को एक अलग रूम में ले जाते हैं और गार्ड डॉक्टर के रूम में अंदर जाते हुए उस क्लिप को डिलीट कर देते हैं, जहां वो मरे हुए प्लेयर से ह्यूमन ऑर्गन्स निकालता है। हॉल में गी हुन, सोंगवू, अली और प्लेयर नंबर 1 से मिलता है। तभी उन्हें गेम का रिजल्ट बताया जाता है कि 187 प्लेयर्स में से 79 प्लेयर एलिमिनेट हो गए हैं और 108 प्लेयर ही जिंदा बचे हैं, जिसके बाद उन सभी मरे हुए लोगों की वैल्यू का पैसा पिंगी बैंक में गिरता है। रात के खाने में उन्हें एक अंडा और एक सोडा की बोतल मिलती है, जिससे प्लेयर नंबर 101 जांग देयक्सू गुस्सा है, पर प्लेयर नंबर 212 हामी नयो उसे आइडिया देते हुए बोलती है कि वो दोबारा खाने की लाइन में लग जाते हैं। जांग देयक्सू और उसकी टीम बीच में ही दोबारा लाइन में लग जाती है, जिसकी वजह से 5 लोगों को खाना नहीं मिलता। उन 5 लोगों के पूछने पर कि उनका खाना कहाँ है, वो लड़की जिसके आगे जांग देयक्सू की टीम लाइन में घुसी थी बताती है कि उनका खाना उन लोगों ने खा लिया है। 5 लोगों में से एक आदमी जांग देयक्सू से अपने खाने के लिए लड़ता है। उस आदमी को धक्का देते वक्त जांग देयक्सू से वो बोतल टूट जाती है, जिससे गुस्सा होकर जांग देयक्सू उस आदमी को बहुत सी लातें मारता है। सोंगवू उस आदमी को देखने सामने आता है और पाता है कि भूख, कमजोरी और जांग देयक्सू की मार से वो मर चुका है। गी हुन गार्ड्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे जांग देयक्सू ने उस आदमी को मार डाला। उनसे कोई रिएक्शन न मिलने के बाद वो कैमरे को देखते हुए उस आदमी के न्याय के लिए चिल्लाता है, पर फ्रंटमैन चुपचाप देखता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एक प्लेयर मरने के कारण प्राइज मनी बढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर डिटेक्टिव ने नया स्क्वायर मास्क पहन लिया है, जिसकी वजह से वो अब दूसरे गार्डों को ऑर्डर दे सकता है। हॉल में सोंगवू को लगता है कि गेम में मौजूद दूसरे लोग आसानी से अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए आज रात अंधेरे में उन सभी पर हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो चारों एक साथ रहते हुए एक दूसरे को बचाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर को उसके काम के बाद बताया जाता है कि आज रात को वो जरा संभल के रहे और एक मजबूत टीम के साथ रहे। जब डॉक्टर पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो बताते हैं कि आज लोगों को कम खाना जानबूझ के दिया है ताकि खाने के पीछे लड़ाई हो और लोगों की जान जाए। जाते जाते गार्ड्स डॉक्टर को उसके हिस्से का अंडा देते हैं, जिसे वो खाता है तो उसे अगले गेम का नाम पता चलता है। हॉल में घूमते हुए डॉक्टर जांग देयक्सू की टीम के पास पहुंचता है और उनसे उनकी टीम में ज्वाइन होने के लिए बोलता है। पहले तो जांग देयक्सू उसे मना करता है, पर जब डॉक्टर बताता है कि उसे अगले गेम के बारे में पता है, जिससे जांग देयक्सू सोचने में मजबूर हो जाता है। सोने का टाइम होता है और जांग देयक्सू सबसे पहले उस लड़की पर हमला करता है जिसने गार्डों को बताया था कि उसने और उसकी टीम ने लोगों का खाना खाया है। उसके बाद पूरे हाल में मौत का तांडव होने लगता है, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। प्लेयर नंबर 67 चाकू के साथ अपने डिफेंस के लिए तैयार है, पर एक आदमी उस पर पीछे से हमला करता है और जांग देयक्सू भी उस पर हमला करने के लिए आता है, पर वो दोनों से खुद को छुड़ा लेती है। जांग देयक्सू दोबारा उसे पकड़ लेता है, पर वो चाकू से उसके पैर पर हमला करती है और वहां से भागकर गिहुन और उसकी टीम की ओर भागती है। पर जांग देयक्सू वहां भी पहुंचता है, वो उससे लड़ते हैं और प्लेयर नंबर 67 की रक्षा करते हुए उसे अपनी टीम में लेते हैं। तभी बूढ़ा प्लेयर रोने लगता है, जिससे फ्रंटमैन उन्हें रोकने का ऑर्डर देता है। जब गार्ड्स मरे लोगों की काउंटिंग कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है और अब सिर्फ 80 लोग बचे हैं। तभी डिटेक्टिव गिहुन के पास आता है और उससे अपने भाई का नाम लेते हुए पूछता है कि क्या वो इस नाम के प्लेयर को जानता है। गिहुन उसे बोलता है कि वो यहाँ किसी का नाम नहीं जानते। बाद में गिहुन और उसकी टीम साथ में बैठी होती है तो गिहुन बोलता है कि हमें एक दूसरे के नाम जानने चाहिए, जिसके बाद वो एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं और प्लेयर नंबर 67 भी अपना नाम कान से बयोग बताती है, पर बूढ़ा प्लेयर अपनी कमजोर मानसिक सिचुएशन की वजह से नाम नहीं बता सका, जिससे गिहुन उसे रोक देता है। दूसरी ओर हामी नयो को जांग देयक्सू और डॉक्टर पर शक होता है, जिससे वो जांग देयक्सू से टॉयलेट में सेक्स के बहाने पूछती है कि क्या वो और डॉक्टर उससे कुछ छुपा रहे हैं, पर जांग देयक्सू मना कर देता है। अगला दिन चालू होता है और उन्हें गेम के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें एक रूम में ले जाते हुए बताया जाता है कि उनके पास 10 मिनट है और उसमें उन्हें 10 लोगों की टीम बनानी है। जांग देयक्सू अपने लोगों को बोलता है कि वो वहां मौजूद सबसे ताकतवर लोगों को टीम में जोड़े। दूसरी ओर गिहुन की टीम भी ताकतवर लोगों को ढूंढने निकलते हैं, पर कांग से बयोक एक लड़की, सोंगवू एक आदमी, अली एक आदमी और गिहुन एक पादरी को लेके आता है।
दूसरी ओर जांग डेयक्सू को गेम के बारे में पता है तो वो लड़कों की एक ताकतवर टीम बनता है और हामी नेओ को भी अपनी टीम से निकाल देता है। गीहुन देखता है कि उनकी टीम में एक प्लेयर की कमी है जिसे पूरा करने के लिए हामी नेओ जबरदस्ती उनकी टीम में घुस जाती है। सॉन्ग वू अपनी टीम में लड़कियां देखकर परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि लड़कियां होने से उसकी टीम कमजोर है। उन्हें तीसरे गेम टग ऑफ वॉर के लिए ले जाया जाता है जिसमें 2 टीम लकी ड्रॉ द्वारा चुनी जाएगी और वो टीम जीतेगी जो दूसरी टीम को खींच के नीचे गिरा देगी। ये सुनकर जांग डेयक्सू बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी टीम सबसे ज्यादा ताकतवर थी। सबसे पहले जांग डेयक्सू की टीम का मुकाबला एक कमजोर टीम से होता है। जांग डेयक्सू की टीम और उसके सामने वाली टीम प्लेटफॉर्म पर गेम के लिए तैयार होते हैं। गेम स्टार्ट होता है और जांग डेयक्सू की टीम उन्हें थोड़ी ही देर में अपनी ओर खींचना चालू कर देती है जिससे उस टीम के सारे प्लेयर हवा में लटक जाते हैं और रस्सी बीच में से कट जाती है और वो सारे प्लेयर नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। नीचे एक गार्ड जिंदा बचे आदमी को कॉफिन में डालता है और उसे क्रॉस के निशान से एक निशानी लगाता है। अगले गेम में गीहुन की टीम का मुकाबला ऐसी टीम से होता है जिसमें सिर्फ लड़के होते हैं। गीहुन की टीम में सभी डरे हुए होते हैं पर जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ते हैं बुरा प्लेयर उन्हें बताता है कि उसके जवानी के दिनों में वो टग ऑफ वॉर चैंपियन था। वो उन्हें बताता है कि टग ऑफ वॉर के गेम में ताकत से ज्यादा सही प्लानिंग और टीम वर्क काम में आता है। बूढ़े की प्लानिंग के तरह वो खड़े होते हैं और रस्सी को टाइट पकड़ते हैं और सामने वाली टीम का बैलेंस बिगड़ने का वेट करते हैं। थोड़ी ही देर में जब सामने वाले टीम के एक प्लेयर बैलेंस बिगड़ता है वो रस्सी को खींचना चालू करते हैं पर जैसे ही वो सामने वाली टीम को गिराने वाले ही होते हैं वो संभालने लगते हैं। एपिसोड के एंड में सॉन्ग वो उन्हें आइडिया देता है कि उन्हें थोड़ा उनकी ओर बढ़ना होगा ताकि उन्हें शॉक लगे और वो प्लेटफॉर्म में गिर जाए जिससे गीहुन और उसकी टीम उन्हें आसानी से खींच सके। पर उसकी टीम के मेंबर उस प्लान को पागलपन कहते हैं। स्क्विड गेम के एपिसोड 5 की शुरुआत गीहुन और उसकी टीम के टग ऑफ वॉर मैच से शुरू होती है जहां वो सॉन्ग वू के आइडिया के अनुसार आगे बढ़ते हैं और सामने वाली टीम को प्लेटफॉर्म पर नीचे गिरा देते हैं जिसके बाद गीहुन की टीम उन्हें अपनी तरफ आसानी से खींच लेती है और सभी प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाते हैं और रस्सी कटते ही उन सभी की मौत हो जाती है और गीहुन की टीम जीत जाती है। जब गीहुन और उसकी टीम हॉल में पहुंचती है तो जांग डेयक्सू उन्हें और खास तौर पर हामी नेओ को देखकर हैरान होता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जो लोग पूरी तरह मरते नहीं हैं उनके कॉफिन पर क्रॉस का निशान लगाया जाता है और उन्हें क्रॉस के निशान वाली आग की भट्टी में डाला जाता है जहां से वो कॉफिन सीधा डॉक्टर के पास जाती है जो उस जिंदा आदमी के ऑर्गन्स निकालने में गार्ड्स की मदद करता है और वो उन्हें स्मगल करते हैं। थोड़ी ही देर में सोने का टाइम होने लगता है और सॉन्ग वू बोलता है कि जैसे ही लाइट बंद होगी उन पर दोबारा हमला हो सकता है। गीहुन बोलता है कि उन्हें बचे हुए बेड्स की मदद से रात के लिए बाउंड्री बनानी होगी और बारी बारी में पहरा देना होगा। तभी जांग डेयक्सू गीहुन के पास आता है और उसे बोलता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं उसके आदमी और वो इसे आसानी से तोड़ देंगे। पर गीहुन उसे एक रियलिटी चेक देते हुए बोलता है कि उसकी टीम में सारे ही कमीने हैं और अगर वो उसकी टीम में होता तो सबसे पहले वो उसे ही मारता क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जांग डेयक्सू अपनी टीम वालों को रात को हमला करने से मना करता है। लाइट बंद होती है और एक एक जोड़े में गीहुन की टीम पहरा देती है। दूसरी ओर जहां प्लेयर्स की बॉडी से ऑर्गन निकले जा रहे थे वहां डिटेक्टिव पकड़ा जाने ही वाला था कि डॉक्टर कंसंट्रेशन न करने की वजह से अचानक चिल्लाया और गार्डों का ध्यान डिटेक्टिव से हट गया और डिटेक्टिव दूसरे गार्ड के साथ ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ा। डॉक्टर अपना काम पूरा करने के बाद अगले गेम के बारे में पूछता है पर गार्डों को भी अगले गेम के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से डॉक्टर और गार्डों के बीच हाथापाई हो जाती है और डॉक्टर एक गार्ड को मार गिराता है पर दूसरा गार्ड उसे जख्मी कर देता है। डॉक्टर जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और वहां से भागता है। डॉक्टर एक ग्राउंड में जा पहुंचता है जहां उसका पीछा करते हुए एक गार्ड वहां आता है और उसका विश्वास जीतने के लिए वो गार्ड अपना मास्क उतार देता है ताकि वो डॉक्टर को वापस ले जा सके। वो गार्ड उससे बात करता हुए उसके करीब जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि फ्रंटमैन उस गार्ड को गोली मार देता है और उसके जाते ही दूसरा गार्ड डॉक्टर को भी मार देता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव दूसरे गार्ड के साथ ऑर्गन डिलीवर करने के लिए एक सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल करता है पर दूसरे गार्ड को उस पर शक होता है और वो नीचे उतरकर उस पर चाकू रख देता है और उसे मास्क उतारने को कहता है। पर तभी डिटेक्टिव उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे वहां के राज निकलवाने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव उससे अपने लापता भाई के बारे में पूछता है पर वो बोलता है कि उसे उसके बारे में नहीं पता और साथ ही उसे एक स्टोर रूम के बारे में बताता है जहां सभी प्लेयर्स की डिटेल्स रखी जाती है जो कि उनके लीडर फ्रंटमैन के रूम में है और वो सीधिया वही खत्म होती है। डिटेक्टिव उस गार्ड को गोली मारता है और उस रूम के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि गार्ड नंबर 29 इम्पोस्टर है और दूसरे गार्ड की बॉडी से गोली से पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव फ्रंटमैन के रूम में पहुंचता है और वहां उसे वो रूम मिलता है जहां बहुत ढूंढने के बाद उसे अपने भाई की फाइल मिल जाती है। स्क्विड गेम के एपिसोड 6 की शुरुआत प्लेयर्स को चौथे गेम के लिए ले जाने से होती है।
प्लेयर्स को बीच में डॉक्टर के साथ साथ 4 दूसरे गार्ड्स की डेड बॉडी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि अपने फायदे के लिए मैनेजमेंट से धोखाधड़ी की सजा मौत होती है। डॉक्टर के मरने के बाद गेम में अब 39 प्लेयर्स बचे हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव फाइल्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की फोटो अपने फ़ोन में लेता है और बाहर रखे फ़ोन बजने पर फ्रंटमैन को किसी से बात करते हुए सुनता है। उसके जाने के बाद वो फ़ोन पर रीडायल करने की कोशिश करता है पर कोई नंबर नहीं मिलता। दूसरी ओर प्लेयर्स को अगले गेम के लिए अपना एक पार्टनर चुनने को बोला जाता है। सोंगवू अली को चुनता है। कांग से बयोक भी नई लड़की को चुनती है। अब बस गीहुन के लिए वो बूढ़ा प्लेयर ही बचा है। पर हामी नयो अकेली रह जाती है और गार्ड उसे ले जाते हैं। सभी प्लेयर को गेम के लिए पुराने टाइप के घरों के मोहल्ले जैसे दिखने वाले सेट पर ले जाया जाता है, जहां उन्हें कपल में अलग अलग रखा जाता है और खेलने के लिए 10-10 कंचे दिए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जो प्लेयर अपने अपोजिट प्लेयर के पूरे कंचे हासिल कर लेगा वो जीतेगा, जिसके लिए वो कोई भी कंचों से खेले जाने वाली गेम खेल सकते हैं। जिसे सुन के उन्हें अजीब लगता है क्योंकि अगर कोई भी जीतेगा उसकी वजह से उसका चुना हुआ पार्टनर मरेगा। सोंगवू और अली ओड एंड इवन खेलते हैं पर अली बोलता है उसने कभी कंचे नहीं खेले। सोंगवू पहले उसे गेम सिखाता है और फिर दोनों गेम खेलना चालू करते हैं। अली बिना एक भी गेम हारे सोंगवू से 9 कंचे जीत जाता है। पर जब सोंगवू के पास एक ही कंचा बचता है तो सियो अली पर चीटर होने का इल्जाम लगाता है। दूसरी ओर गीहुन और बूढ़ा प्लेयर कोई भी गेम चालू नहीं कर पाते क्योंकि बूढ़े को गेम खेलने वाला सेट अपने पुराने मोहल्ले की तरह लगता है, जहां वो अपना पुराना घर ढूंढता है। पर जब गीहुन उस पर चिल्लाता है तो वो खेलने के लिए राजी हो जाता है। दोनों गेम खेलना चालू करते हैं और गीहुन के साथ भी वैसा ही होता है जैसा सोंगवू के साथ हुआ। वो भी बूढ़े से अपने सारे कंचे हार गया और आखिरी कंचे पर आ गया। कांग से बयोक और वो लड़की अपनी अपनी लाइफ को लेके बातें करती है और फैसला करती है आखिरी समय में वो एक ही गेम खेलेंगी और जो जीतेगा सारे कंचे उसके होंगे। सोंगवू जब अपने आखिरी कंचे पर होता है तो वो अली से धोखे से सारे कंचे लेने का एक प्लान बनाते हुए उसे दूसरे प्लेयर्स पर नजर रखने और ऐसे कपल को ढूंढने को बोलता है जो किसी भी रिजल्ट पर नहीं आ पा रहे हो, ताकि वो दोनों एक टीम बना के उनके अगेंस्ट खेल सके, जिससे वो उनके 20 कंचे हासिल कर सके और दोनों सेफ हो जाए। अली मान जाता है और वो ऐसे प्लेयर्स को ढूंढने निकलने लगता है, पर सोंगवू उसे बोलता है कि वो अपने कंचे संभाल के रखे, जिसके लिए वो उसकी पोटली लेता है और उसे अपनी जैकेट के नीचे रखते हुए अपनी टी शर्ट फाड़ता है और उसे उसकी कंचों की पोटली के लिए रस्सी बनाता है और अली के गले में लटका देता है। जैसे ही अली जाता है जैकेट के नीचे हमें एक दूसरी पोटली दिखती है। सोंगवू उसमें अपना कंचा मिलाता है और पोटली गार्ड को देके सेफ होकर बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर अली टाइम खत्म होने पर सोंगवू को ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलता। तभी वो अपनी पोटली खोलता है और उसमें से पत्थर निकलते हैं, जिसके बाद गार्ड अली को गोली मार देता है। दूसरी ओर बूढ़ा प्लेयर अपनी दिमागी हालत की वजह से गीहुन के सामने ही अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिसे गीहुन देख लेता है कि उसके हाथ में कितने कंचे हैं और चालाकी से उसका सही जवाब देके उससे गेम जीतना चालू करता है। जब गीहुन बूढ़े से 19 कंचे जीत जाता है तभी बूढ़ा प्लेयर एक कंचा लेके उसी मोहल्ले में अपना घर ढूंढने निकल जाता है। कांग से बयोक और वो लड़की एक गेम खेलती है जिसमें वो एक एक कांचा फेंकेंगी और जिसका कांचा दीवार के सबसे पास होगा वो जीत जाएगा और सारे कंचे उसके होंगे। कांग से बयोक पहले कंचा फेंकती है और उसका कांचा दीवार से थोड़ा दूर गिरता है, पर जब वो लड़की की बारी आती है तो वो अपना कांचा जानबूझ के अपने ही पैर के पास फेंक देती है। कांग से बयोक के पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया वो बताती है कि उसका बाहर दुनिया में कोई नहीं है, पर कांग से बयोक गेम जीत के अपनी माँ और छोटे भाई से मिल सकती है, जिसे सुन के कांग से बयोक भी भावुक हो जाती है। दूसरी ओर बूढ़े प्लेयर को भी अपने घर जैसा दिखने वाला घर मिल जाता है, पर गीहुन उस पर चिल्लाता है कि टाइम खत्म होने वाला है और उन्हें गेम खेलना होगा। पर बूढ़ा बोलता है कि वो जानता है कि कैसे उसने चालाकी से उसके सारे कंचे ले लिए, जिसे सुनकर गीहुन इमोशनल हो जाता है। पर बूढ़ा उसे आखिरी कंचा दे देता है और बोलता है कि जब कोई भी उसका पार्टनर नहीं बन रहा था तब वो आगे आया था, और जब 2 लोग पार्टनर बनते हैं तो उनका सब कुछ एक दूसरे का हो जाता है। एपिसोड के एंड में वो गीहुन को अपना नाम इल नाम बताता है, जिसके बाद वो वहां से जाते जाते बस एक गोली की आवाज सुनता है। स्क्विड गेम के एपिसोड 7 की शुरुआत सभी बचे हुए प्लेयर्स के हॉल में आने से होती है, जहां जांग डेयक्सू देखता है कि हामी नयो वहां पहले से ही आराम कर रही है। हामी नयो उन सभी को बताती है कि जब उसे लास्ट गेम के लिए कोई पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमजोर प्लेयर बताया गया और उसे हॉल ले आया गया। लास्ट गेम के बाद अब सिर्फ 17 प्लेयर्स बच गए हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन के ऑफिस पर फोन बजता है और वो देखता है कि रिसीवर सीधा रखा हुआ है। उसके कॉल पर बात करने से पता चलता है कि कोई होस्ट कुछ वीआईपीओ का इंतजार कर रहा है। कॉल के बाद फ्रंटमैन ऊंची आवाज में बोलता है कि वो जानता है कि डिटेक्टिव अभी भी यही है, क्योंकि वो फोन का रिसीवर हमेशा उल्टी तरफ रखता है और गन लेके हर एक कमरे की छानबीन चालू करता है।
पर तभी उसे रेडियो पर पता चलता है कि कुछ गार्डों को एक लाश मिली है। फ्रंटमैन लाश के पास जाता है और उससे मिले पुलिस आईडी कार्ड को देखता है। हॉल में गी-हुन खुद को अपने पार्टनर उस बूढ़े प्लेयर की मौत का जिम्मेदार मानता है, पर सॉन्ग-वू बोलता है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए और एक प्लेयर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि उसे देखो, उसका पार्टनर तो उसकी बीवी थी। दूसरी तरफ कुछ अमीर लोग जानवरों के मास्क लगा के वहां पहुंचते हैं। तभी फ्रंटमैन उल्लू का मास्क पहने गेम के होस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि सभी वीआईपी आ गए हैं, पर होस्ट अपना मास्क उतार के टेबल पर रख देता है। फ्रंटमैन उन सभी वीआईपी लोगों को लेने जाता है और उनका वेलकम करते हुए उन्हें बताता है कि होस्ट उनका स्वागत करने नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है। सभी वीआईपीओ को एक जंगल थीम वाले रूम में लाया जाता है, जहां वो ड्रिंक्स के साथ गेम एंजॉय करते हैं। तभी वो आदमी जिसकी पार्टनर उसकी बीवी थी, सुसाइड करने की तैयारी कर रहा होता है। एक वीआईपी उस पर चिल्लाता है तो पता चलता है कि उसने उस प्लेयर पर $2 मिलियन लगा रखे थे, जिसे सुन दूसरे वीआईपी उस पर हंस रहे होते हैं। डिटेक्टिव वीआईपीओ के एक वेटर को गन पॉइंट पर लेता है और उसे मारकर उसके कपड़े पहनता है और वीआईपीओ के एरिया में घुस जाता है। सबूत इकट्ठा करने के लिए वो मोबाइल कैमरा चालू कर वहां की वीडियो बनता है। सभी को नींद से जगाया जाता है और हॉल में गी-हुन उस आदमी को मरा हुआ देखता है। अब सिर्फ 16 प्लेयर बचते हैं और आदमी की मौत के बदले के पैसे पिंगी बैंक में गिरने लगते हैं। सभी प्लेयर्स को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। उन्हें 1 से लेकर 16 तक के एक नंबर को चुनने को बोला जाता है। दूसरी ओर वीआईपीओ को अगले गेम स्टेपिंग स्टोन के बारे में बताया जाता है। दूसरी ओर ज्यादातर प्लेयर्स बीच के नंबर्स चुनते हैं, पर गी-हुन अभी भी सोच में है। आखिर में जब पहला और आखिरी नंबर बचा होता है तो गी-हुन पहले नंबर की ओर दौड़ता है, पर एक आदमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो नंबर उसे दे दे, जिससे गी-हुन को आखिरी नंबर लेना पड़ता है। सभी को गेम के लिए ले जाया जाता है। प्लेयर्स को बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म में लगे 2 ग्लासों में से एक कमजोर ग्लास है और उन्हें सही ग्लास पर कूदते हुए उस प्लेटफॉर्म को पार करना है। गेम शुरू होता है और पहला खिलाड़ी सही ग्लास में जंप मारता है, पर दूसरी बारी में गलत ग्लास चुनता है और नीचे गिर जाता है। गेम ऐसे ही चलता है और आधे से ज्यादा प्लेयर नीचे गिरते हैं या कुछ प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को नीचे धक्का दे देते हैं, जिसके बाद प्लेयर्स प्लेटफॉर्म के बीच तक के मजबूत ग्लास का पता लगा पाते हैं। वीआईपी एरिया में एक वीआईपी डिटेक्टिव को अपने पास बुलाता है और उससे फ्लर्ट करता हुआ उसे अपने रूम में ले जाता है। वहां वो वीआईपी अपने कपड़े उतारता है, पर डिटेक्टिव उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसकी वीडियो बनाते हुए उससे पूछता है कि वो गेम के बारे में जो भी जानता है सब कुछ बता दे। अपनी मौत के डर से वो वीआईपी उसे सब कुछ बताने को राजी हो जाता है। जब जांग देयक्सू के आगे वाला आदमी भी नीचे गिर जाता है तो वो आगे बढ़ने से मना कर देता है, जिसके बाद उसके पीछे वाला आदमी उसे धक्का देने की कोशिश करता है, पर जांग देयक्सू उसे नीचे गिरा देता है। अगला नंबर हामिनयो का होता है। हामिनयो जांग देयक्सू को डरपोक कहते हुए बोलती है कि वो साइड हटे क्योंकि अब वो आगे जाएगी। हामिनयो जांग देयक्सू के ग्लास पर कूदती है, पर उसे पकड़कर नीचे गिर जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। वीआईपी भी इस सीन का मजा लेते हैं। अब गेम में सिर्फ 4 प्लेयर बचे हैं, जिसमें सॉन्ग-वू के आगे वाला आदमी एक ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाला होता है। वो दोनों गिलास में फर्क को पहचान लेता है और उन सभी को लास्ट गिलास तक ले जाता है, पर आखिरी गिलास तक पहुंचते ही फ्रंटमैन लाइट बंद कर देता है और जिससे उस आदमी को आखिरी गिलास की पहचान करने में मुश्किल होती है। दूसरी ओर टाइम भी खत्म हो रहा होता है, जिससे सॉन्ग-वू उसे धक्का दे देता है और वो आदमी आगे वाले कमजोर ग्लास में गिर जाता है और सभी टाइम खत्म होने से ठीक पहले प्लेटफॉर्म को पार कर लेते हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन को पता चलता है कि एक वीआईपी मारा गया है, जिसके बाद वो सीधा वीआईपीओ के सीक्रेट रास्ते को देखने जाता है, जहां वो डिटेक्टिव को भागते हुए देखता है। गार्ड्स उसे बताते हैं कि वो एक ऑक्सीजन टैंक की मदद से पानी से होता हुआ भाग गया है, पर डिटेक्टिव को ये नहीं पता ऑक्सीजन टैंक में ट्रैकर है, जिसकी मदद से फ्रंटमैन उसके पीछे आ रहा होता है। स्क्विड गेम के एपिसोड 8 की शुरुआत डिटेक्टिव के एक आइलैंड पर पहुंचने से होती है। दूसरी ओर गेम में तीनों जिंदा बचे प्लेयर्स को हॉल में लाया जाता है। सॉन्ग-वू के उस आदमी को धक्का देने के बाद गी-हुन उससे नाराज है और गुस्से में उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सॉन्ग-वू उसे बोलता है कि अगर वो उसकी जान नहीं लेता तो वो तीनों कैसे बचते, पर गी-हुन उससे अभी भी नाराज है। तभी वहां गार्ड्स आते हैं और उन्हें नए कपड़े देते हैं। कपड़े बदलते समय पता चलता है कि कांग से बयोक को पिछले गेम में सीरियस चोट लग गई है। दूसरी ओर डिटेक्टिव देखता है कि आइलैंड पर फ्रंटमैन उसका पीछा करते हुए आ गया है। वो अपने चीफ को कुछ सबूत भेजकर वहां बैकअप फोर्स भेजने को बोलता है। दूसरी ओर तीनों प्लेयरों को एक बेहतरीन डिनर करवाया जाता है। जंगल में गार्ड्स डिटेक्टिव के पीछे पड़ जाते हैं और डिटेक्टिव एक खाई के किनारे आ खड़ा होता है, जहां फ्रंटमैन उसे सरेंडर करने को बोलता है, पर डिटेक्टिव उस पर गन पॉइंट कर देता है। फ्रंटमैन उसे बोलता है कि एक पुलिस वाले को गन में रखने के लिए सिर्फ 5 गोली मिलती है, जिसमें से 4 वो वेस्ट कर चुका है।
दूसरी ओर खाना खत्म करने के बाद उनके सामने से सब कुछ हटा दिया जाता है और सिर्फ एक चाकू रख दिया जाता है, जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। डिटेक्टिव फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। जख्मी फ्रंटमैन उसे अपना चेहरा दिखाता है और उसे उसके साथ चलने को बोलता है। डिटेक्टिव उसे पहचान जाता है और पता चलता है कि वही उसका लापता भाई है। जैसे ही डिटेक्टिव उसका नाम लेता है, फ्रंटमैन उस पर गोली चला देता है और डिटेक्टिव की बॉडी सीधा पानी में जा गिरती है। दूसरी ओर तीनों अकेले बैठे होते हैं। तभी गीहुन जख्मी हालत में पड़ी कांग से बयोक के पास जाता है, जहां वो दोनों बैठकर पैसे को लेके बातें करते हैं। पर तभी कांग से बयोक उससे एक वादा करने को बोलती है कि उन दोनों में से जो भी जीतेगा वो उसकी फैमिली की देखभाल करेगा। थोड़ी देर बाद कांग से बयोक का बहुत सा खून बह गया होता है। गीहुन मदद के लिए गार्ड्स के पास जाता है, पर देखता है कि वो एक कॉफिन लेके आ रहे हैं। जैसे ही मुड़ता है वो देखता है कि सॉन्ग-वू उसके पास खड़ा है और आखिर में वो दोनों ही बचते हैं। स्क्विड गेम एपिसोड 9 की शुरुआत आखिरी गेम जिसका नाम स्क्विड गेम है उसके लिए टॉस करने से होती है। गीहुन टॉस जीत जाता है और अटैकिंग साइड चुनता है। उन्हें गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां उन्हें बताया जाता है कि गेम तब तक खेली जाएगा जब तक एक प्लेयर मर न जाए। दोनों अपनी पोजीशन लेते हैं। गीहुन थोड़ी मिट्टी उठाता है और स्क्विड के गले तक लंगड़ी करते हुए पहुंचता है। स्क्विड के गले के दूसरे कोने पर पहुंचने पर वो अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए वो सांग-वू की आंखों पर मिट्टी फेंकता है और आराम से दूसरी ओर चला जाता है। गीहुन अब स्क्विड की पूंछ पर है, जहां से उसे जितने के लिए स्क्विड के सर तक जाना है और उसे रोकने के लिए सांग-वू खड़ा है। गीहुन के पूछने पर कि उसने कांग से बयोक को क्यों मारा, तो वो बताता है कि वो दोनों मिलके गेम को रोक सकते थे, जिसके बाद उसे वहां से खाली हाथ जाना पड़ता। गीहुन ये सुन के गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे होते हुए तू यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा सकता, और दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। सारे वीआईपी गेम देख रहे होते हैं। गीहुन सांग-वू पर भारी पड़ता है, पर तभी वो चाकू से उसके पैर में हमला करता है। सांग-वू उस पर चाकू लेके हमला करता, पर गीहुन उसके पैर पर काटता है और उसको गिराकर उसे मुंह के ही मुंह के मारकर चाकू लेके उस पर हमला करता, पर वो उसके बगल में चाकू गाड़ देता है। गीहुन स्क्विड के हेड तक पहुंच जाता है। तभी एक गार्ड सांग-वू को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि गीहुन बोलता है कि वो गेम के तीसरे रूल के मुताबिक अगर मेजॉरिटी राजी है तो वो गेम को रोकना चाहेगा। पर तभी सांग-वू खुद को सभी की मौत का जिम्मेदार समझते हुए खुद के गले में चाकू मार देता है और मरते मरते अपनी मां को याद करता है। गीहुन गेम जीत चुका है और प्राइज मनी भी उसका हुआ, साथ ही सभी वीआईपी भी चले गए हैं। फ्रंटमैन उसे बधाई देता है और गीहुन को एक डेबिट कार्ड देकर घर भेज देता है। वो एटीएम से 10,000 वोन निकालता है और देखता है कि प्राइज मनी उसके अकाउंट में आ गई है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी मां उसकी अनुपस्थिति में मर चुकी है। 1 साल बाद गीहुन अकेला बैठा होता है और उसे एक कार्ड मिलता है, जहां उसे मिलने के लिए एक बिल्डिंग के एड्रेस पर बुलाया होता है। वहां पहुंच के उसे पता चलता है कि इल्नाम सीक्रेटली इन खेलों के पीछे का मास्टरमाइंड था, जो अमीरों के मनोरंजन के लिए इन्हें बना रहा था। कुछ ही समय बाद इल्नाम की मौत हो जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि इल्नाम ने सारा गेम फ्रंटमैन को सौंप दिया है। गीहुन नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने बाल कटवाता है और अपने वादे को पूरा करने के लिए एक अनाथ आश्रम जाता है, जहां वो कांग से बयोक के छोटे भाई से मिलता है और उसे बहुत से पैसे के साथ सांग-वू की मां के पास छोड़ देता है। गीहुन अपनी बेटी से मिलने के लिए एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन पर उतरता है। तभी उसे कुछ थप्पड़ों की आवाज आती है। वो उसी सेल्समैन को देखता है जिसने उसे गेम में हिस्सा बनने के लिए काट दिया था। गीहुन जल्दी से उस प्लेटफॉर्म की ओर भागता है, पर वो उस आदमी को कार्ड के साथ देखता है। गीहुन उससे कार्ड लेता है और फ्लाइट बोर्ड करने चला जाता है, पर वो कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करता है और गेम को रोकने के लिए बोलता है, पर फ्रंटमैन ऐसा करने से मना कर देता है। गेमों को रोकने के लिए गीहुन अपनी बेटी से मिलने के मौके को ठुकरा देता है और इसके बजाय उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का प्लान बनाता है।